हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस का जो मेंस है, जो आपके सितंबर के लास्ट वीक में शेड्यूल्ड है, उसके लिए जो पास्ट 4 सालों के 2021 से लेके 18 तक जीएस 2 के पेपर्स रहे हैं, उसका थोड़ा पैटर्न का एनालिसिस करेंगे। देखिए, जो आपका जीएस 2 का पेपर रहता है मेंस में, उसमें बेसिकली 4 चीज़ें मेन रहती हैं। 4 सब्जेक्ट्स में मेनली डिवाइडेड रहता है: पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और कुछ स्टेट पीसीएस का पेपर होने के नाते इसमें कुछ यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी रहते हैं। वो तीनों रहते इन्हीं मेजर टॉपिक्स में से हैं, मेनली पॉलिटी और गवर्नेंस से, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा अलग से देखते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से किस साल में ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे रहता है, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर या फिर स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे। किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल या फिर कुछ इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, हम इसमें ये देखेंगे कि सिलेबस का क्या रोल रहता है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट सिलेबस जो दिया हुआ है आपका, उसी के बेसिस से फ्रेम कर दिए जाते हैं। तीसरा, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा फोकस इस टाइम पे, जब हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हैं, मेनली कहाँ होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो यूपी पीसीएस के जीएस 2 जनरल स्टडीज़ 2 का सिलेबस है, वो काफ़ी हद तक, या कहें तो बिल्कुल यूपीएससी की लाइंस पर ही है। बस जिसमें थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक जो कंटेंट है वो ऐड कर दिया गया है, वरना झुका तू जो सिलेबस है वो यूपीएससी की लाइंस पर ही फ्रेम किया गया है। तो इस टेबल में हमारी टीम ने क्या किया है, हमने ये किया है कि इसमें सिलेबस को हमने जो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। रेड पार्ट में जो सिलेबस है वो आपका पॉलिटी का पार्ट रहेगा। उसके बाद ये स्काई ब्लू में जो सिलेबस रहेगा ये आपका गवर्नेंस वाला पार्ट रहेगा। फिर ये येलोइश ऑरेंज में जो रहेगा ये आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन वाला सिलेबस का पार्ट रहेगा। और उसके बाद पर्पल में आपका यूपी स्पेसिफिक जो पार्ट है सिलेबस में, जो ऑफिशियल सिलेबस है कमीशन के द्वारा दिया गया, वो पार्ट रहेगा। फिर हमने ये डिवाइड किया है कि सिलेबस के हर लाइन से, ये सिलेबस में कह लीजिए जिस तरह से इस सिलेबस को कमीशन ने 23 लाइनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमने देखा कि सिलेबस के किस लाइन से किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, अब एक सिलेबस की एक लाइन का मतलब ये नहीं है कि कोई एक ही टॉपिक होगा। जैसे आप पहला एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, फीचर्स क्या हैं, अमेंडमेंट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बेसिस स्ट्रक्चर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है इन द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर से आप चाहें तो 20 के 20 क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं। तो 2021 में अगर देखें तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब वो क्वेश्चन क्या था उसको हम थोड़ा नीचे देखेंगे वीडियो में। अब ऐसे ही देखें 2020 में, तो उसमें भी इसमें इस टॉपिक में से एक सवाल पूछा गया था। 2019 में 3 और 2018 में 1। अब ऐसे अगले पॉइंट पे आए, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है हमेशा से, तो यूपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन का। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, जिसमें वो पंचायती राज की बात कर रहा है। तो इसमें अगर देखें तो 2021 में 2 और बाकी तीनों सालों में एक सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों, इसी तरह से इस टेबल में आप देख सकते हैं हमने पूरा डिवाइड करके दिया है कि किस साल में किस टॉपिक, किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल neev_civils इस पे अवेलेबल रहेगा। हम देखें, अगर स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात करें, यूपी के क्वेश्चंस की, तो 2021 में मात्र एक सवाल पूछा गया था। पूरे जीएस 2 के पेपर में केवल एक क्वेश्चन था जो यूपी स्पेसिफिक था। ऐसे ही अगर बात करें 2020 की, उसमें 2 थे, 19 में 1 था, 18 में भी 1 था। तो अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो पॉलिटी में 2021 में 9 सवाल पूछे गए, 2020 में 7, 2015 में 10 और 2018 में 10। तो अगर एवरेज लेके चलें तो वही 7 से 10 सवाल हर साल पॉलिटी से पूछे जाते हैं।
ऐसी गवर्नेंस की बात करें तो हर साल 5, 5, 5 और 4, तो गवर्नेंस से वही 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे ही बात करें आईआर की तो 2021 में 5, फिर 20 में भी 5, 19 में 4 और 18 में 5। यूपी की बात करें तो चारों सालों में 3 साल एक एक सवाल पूछा गया, सिर्फ 2020 में 3 यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप यूपी वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर सकते हैं, आपको यूपी स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि 2020 में जब ये टेबल यहाँ से ऐसे ड्रॉ की जाए तो यहाँ पे 4 या 5 लिखा हो। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से मेन टॉपिक्स थे जो पर्टिकुलर सब सेक्शन से कवर किए गए। अगर बात करें 2021 की और बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में जो क्वेश्चन एक पूछा गया प्रियम्बल से, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से जो कि हमारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज से, पार्लियामेंट्री कमिटीज से, फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है यूनिटरी, इस पर एक डिबेट रहती है तो उसके कुछ फीचर्स के बारे में पूछा गया, पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को उसके बारे में पूछा गया, फिर जो डिसेंट्रलाइजेशन है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस उसके बारे में पूछा गया, और लास्ट क्वेश्चन हमारा कैग के बारे में पूछा गया। तो इस तरह से हमारे से 9 सवाल पॉलिटी से पूछे गए 2021 में। अब अगर 2020 की बात करें तो पॉलिटी से 7 सवाल पूछे गए थे, जुडिशियल एक्टिविज्म से एक सवाल था, प्रेसिडेंट से एक सवाल था, इंटर स्टेट काउंसिल से एक सवाल था, आर्टिकल 32 से एक सवाल था, फिर PIL पे एक सवाल फ्रेम किया गया था, इलेक्शन कमीशन पे, फाइनेंस कमीशन पे। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो सिलेबस डिवाइड करके दिया है कमीशन ने उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि हर सब पार्ट से एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है, अगर कोई सब पार्ट रह जाएगा तो उसको आगे पीछे वाले साल में कवर कर लिया जाता है, बाकी पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पोर्शन को रिस्क लेके छोड़ दें, क्योंकि उसी से जो आप छोड़ेंगे उसी से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। इसी तरह से आप देख लें कि 2019 में भी हमने डिवीज़न किया है कि पॉलिटी से किस किस टॉपिक्स पे सवाल पूछे गए। NHRC, प्रियम्बल काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है PCS कमीशन का, जैसे देखें हम 2019 में भी उससे क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में भी उससे क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2019 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के एलिमेंट्स पूछे गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल पे एक क्वेश्चन पूछा गया, सिटीजनशिप एक्ट 2019 पे एक सवाल पूछा गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी पे पूछा गया, बॉर्डर पीस प्रॉब्लम पे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और राइट टू लाइफ के ऊपर। तो ऐसी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे एक क्वेश्चन बना, इंडो US फेडरल सिस्टम, कंपैरिजन कराया गया कि इंडियन फेडरल सिस्टम वर्सेस USA का फेडरल सिस्टम, जो कि हमारे सिलेबस का डायरेक्ट एक पार्ट है ये। उसके बाद राज्यसभा वर्सेस लोकसभा, फिर VVPAT काफ़ी न्यूज़ में था तो वो पूछा गया, कैग के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 370 के बारे में, नीति आयोग के बारे में, राइट टू इक्वालिटी, CBI, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, ये भी डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है। ऐसे आप गवर्नेंस में देखेंगे तो हमने ईयर बाय ईयर डिवाइड किया है कि 2021 में किस टॉपिक्स पे पूछा गया, 2020 में किस पे, 19 में और फिर 2018 में। सेम हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए किया है। अब आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हर साल डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है, रिपीटिशन के चांसेस बहुत कम है। अब अगर यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी क्या मेजर सब हेडिंग रही वो हमने यहाँ पे मेंशन की है। नीचे आपको पूरे क्वेश्चंस और पेपर भी डिस्कस किया जाएगा। अब अगर हम देखें कि हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो हमने 4 सालों के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखा, उसके बेसिस पे क्या हमारे मेजर टेक अवेज रहते हैं कि क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है आने वाले 2022 का जो हमारा मेंस पेपर है उसके लिए। सबसे पहली बात दोस्तों ये कि जो पॉलिटी का सेक्शन है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। नीचे अभी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन ऐसे कोई बहुत टेक्निकल या इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना इंटरप्रिटेशन को यूज़ करना है। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलेबस के लाइंस को उठा के डिस्कस, कमेंट या फिर व्हाट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी बात दोस्तों, नॉट टू मैनी क्वेश्चन स्पेसिफिक टू द स्टेट। यूपी से आपने देखा कि 3 सालों में एक ही सवाल पूछा गया, जो 2020 में 3 सवाल पूछे गए थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप यूपी के बाहर से भी किसी स्टेट से हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मोस्टली पेपर यूपीएससी की तर्ज पर ही रहता है। तीसरी बात दोस्तों, गुड एम्फेसिस ऑन द IR पार्ट। IR से आपने देखा कि 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें एक खास बात नोट करने वाली क्या है कि एटलीस्ट 1 वेरी टेक्निकल स्पेसिफिक क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम इट। हर साल कम से कम एक क्वेश्चन बहुत टेक्निकल पूछा गया है, जिसको आप अपनी रैंडम नॉलेज से नहीं लिख पाएंगे। जैसे एक साल अब्राहम अकॉर्ड पे क्वेश्चन आया, एक साल ममल्लापुरम समिट पे क्वेश्चन आया, बोडो पीस एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पे क्वेश्चन आया। जो आप नीचे क्वेश्चन में देखेंगे मैंने ऑरेंज कलर से उनको अंडरलाइन भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज पेपर्स आर लार्जली बैलेंस्ड।
इसका मतलब क्या है कि जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर आपके 3 मेजर पार्ट रहते हैं GS2 के, तो तीनों को अच्छे से बैलेंस किया गया है। ऐसा नहीं है कि पेपर का कोई मेजर फोकस पॉलिटी पे कवर्ड है और आईआर को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। तो आप किसी भी एक टॉपिक को इन तीनों में से स्किप नहीं कर सकते हैं कि जो आप छोड़ेंगे क्वेश्चंस मान के चलिए ज़्यादा वहीं से आएंगे। तो आपको अपनी तैयारी पूरी होलिस्टिक रखनी है, पूरा अच्छे से हर टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाना है। एक बात बोलूँगा कि सिलेबस इज़ योर बाइबल। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि सिलेबस के हर पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर पॉइंट के अनुसार ही अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आपके नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहे तो आपका रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में ऐसी बहुत कम चीज़ें लगेंगी जो आपको लगेगा कि आप प्रिपेयर नहीं करके आए हो। और बेस्ट एग्जाम में जब रहता है जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये रिलेट कर लें कि ये सिलेबस के किस सब पॉइंट से पूछा गया है, क्योंकि तब आपका माइंड एकदम से रिलेट कर देता है कि आपने उसके नोट्स कहाँ पे बनाए थे, कैसे कितने बनाए थे, कितने पेजेस के बनाए थे, क्या क्या डायग्राम था उस नोट्स में। और आप PCS में देखेंगे तो ब्यूटी यही रहती है कि क्वेश्चन पढ़ के ये रिलेट करना कि वो सिलेबस के किस सब पार्ट्स है, बहुत ईजी रहता है। अगर यही काम आप UPSC में देख लेंगे तो वहाँ पे थोड़े इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको पढ़ के काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि आप पहले ये देखें कि सिलेबस के किस सब पार्ट से, एकदम क्लिक कर गया तो कर गया, बट यहाँ पे काफ़ी ईजी रहती है वो चीज़। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चंस आर नॉट टू टेक्निकल। वही जो मैं अभी बोल रहा था कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं रहते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं है, स्ट्रेट वंस है, वन लाइनर है। जो अगर आप अपने टॉपिक को होलिस्टिकली प्रिपेयर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपका ये मान लीजिए कि काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन पेपर है वो आप अपने रूम पे ही सॉल्व करके जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट ये कि हर साल कम से कम एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से पूछा गया। जैसे एक साल आर्टिकल 32 पूछा गया, अगले साल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, अगले साल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14। तो फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जो UPPCS का अक्सर हर साल फेवरेट रहा है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स के जो जितने भी टॉपिक न्यूज़ में हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आए वो आपको ये ना लगे कि आप उसको प्रिपेयर नहीं करके आएँ। देखिए एग्ज़ाम में बेस्ट पार्ट यही रहता है, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे UPPCS के मेंस में जो आपको लगेगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आपको ये लगे कि यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक बैक होम। उससे फ़ायदा क्या रहता है? पहली बात तो आप अपना टाइम सेव करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बिना सोचे या कम सोचे उसको लिख पाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके आए हैं। प्लस एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस रहेंगे आप कि हाँ यार ये तो मैं प्रिपेयर करके आया था, तो जो है आराम से हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे आपको 3 घंटे में 20 आंसर लिखने हैं, तो 6, 7, 8 मिनट एक आंसर पे मिल पाती है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग काम नहीं आती है। सारा काम घर से ही करके जाना है। जितना यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे उतना ही वहाँ पे ईजी रहेगा। तो दोस्तों अब अगर बात करें 2021 के पूरे पेपर की, तो उसमें देखेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका गवर्नेंस वाले पार्ट से है। यहाँ पे आप देखें गवर्नेंस को स्काई ब्लू कलर में मार्क किया गया है, रेड में पॉलिटी और ये ऑरेंज में IR और नीचे पर्पल में UP स्पेसिफिक। ऐसे ही चारों सालों के पेपर में किया गया। ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए किया गया, आपके ईज़ के लिए किया गया है, ताकि जब आप इस PDF को देखें तो आपको इस चीज़ में टाइम ना लगाना पड़े कि कौन सा सवाल किस साल पूछा गया था, किस टॉपिक से पूछा गया था, ये पॉलिटी का था या गवर्नेंस का था, सिलेबस के किस सब पार्ट से था। सब चीज़ें आपके लिए करके दे दी गई हैं। बस आपको अब इन पेपर्स को एनालाइज करते हुए ये देखना है कि सिलेबस का रोल इसमें क्या है। अब आप देखेंगे डायरेक्ट सवाल आपके सिलेबस से पूछा गया है, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है कि NGOs का रोल इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जब आप नोट्स बनाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब आप NGO के टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप ये यहीं पर प्रिपेयर कर लेंगे कि NGO का रोल क्या रहता है। अब रही बात कि इस आंसर को लिखना कैसे है, तो दोस्तों अगर ये डिस्कस करने लगे यहाँ पे कि हर आंसर को लिखना कैसे है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे अभी। लेकिन अगर एक क्वेश्चन को डिस्कस करें तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होना चाहिए था। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में पूछा गया, डिस्कस द रोल ऑफ NGO इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब अगर हम डिस्कस करें कि इस आंसर को लिखते समय आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। देखिए अगर आपको अप्रोच क्लियर है तो कंटेंट तो आपने इतना पढ़ ही लिया है कि आप उसको रिलेट कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लगेगा पढ़ने में ऐसा जैसे बड़ा स्टैटिक है, लेकिन मैं बता दूं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता जो 100% स्टैटिक या 100% करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है। आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपकी स्किल यहीं पे काम आती है कि आप किस तरह से उस
स्टैटिक पार्ट और करंट पार्ट की अच्छे से इंटरमिक्सिंग करते हैं। इस क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे कि मैं करंट अफेयर्स का क्या लिखूँ, इसमें तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी। सबसे पहले आप एक इंट्रो लिखते, जिसमें आप इंट्रो में क्या लिखते कि आप एनजीओ को डिफाइन करते कि एनजीओ होती क्या है, व्हाट इज़ ए एनजीओ। देखिए, अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो अगर उसको पता ही नहीं है एनजीओ क्या होती है, या फिर वो आपके आंसर में भी ढूंढना चाहेगा ना कि आपने बताया है एनजीओ क्या होती है, आपके क्वेश्चन का मेन कीवर्ड है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका ये खुद दायित्व बनता है कि आप इंट्रोडक्शन में ही सामने वाले को ये बता दें कि एनजीओ ये होती है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ ए एनजीओ तभी आप लिखेंगे व्हाट कि एनजीओ क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख दें 2 लाइन 3 लाइन में व्हाट इज़ ए एनजीओ। और जब आप बॉडी के पार्ट में जाएंगे तो डिस्कस पूछा, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तब आप डिस्कस, इसमें मेन 2 बातें रहेंगी, एक तो एनजीओ और एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब एनजीओ का रोल बताना है तो आप इसमें पहले पार्ट में ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स देते हुए। तो जो करंट अफेयर्स का आपका रोल आएगा उसमें आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे कि एनजीओ का रोल क्या रहा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। अब ये रोल 2 तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप कहेंगे एनजीओ का नेगेटिव रोल कैसे हो सकता है, तो हम देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कभी किसी एनजीओ की फंडिंग बैन कर दी है, कभी कोई नया लॉ लेके आई है गवर्नमेंट। तो देखिए, जब करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो उसमें यही करेंगे कि जो रीसेंट इनिशिएटिव्स चल रहे होंगे कि गवर्नमेंट कोई नया एक्ट लेके आई है, गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आई है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंड किया है, कोई नई थ्योरी, कोई नई स्कीम, कोई एक्ट आया है, कोई जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो सब जब हम अपने आंसर में लिखेंगे तो उससे हमारे आंसर की अच्छी खासी वैल्यू एडिशन हो जाती है और वहीं से हमें एक एज मिलता है। अगर मैं बिना किसी डेटा, फैक्ट, थ्योरी, बिना किसी डायग्राम, किसी भी चीज़ के बिना सब सिर्फ अपना कंटेंट लिखाऊंगा तो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचिए एग्जामिनर को पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आएगा और फिर आपने वैल्यू एडिशन भी नहीं किया है। वो जो आधे 1 नंबर का एज होता है वही आपको फाइनल लिस्ट तक लेके जाता है। तो इसमें आप डिस्कस करेंगे कि एनजीओ का पॉजिटिव रोल क्या रहा, बताएंगे इंडिया में कि कौन कौन से एक्ट में किस किस में, तब आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट देख सकते हैं कि क्लाइमेट में क्या रहा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए पॉलिसी बनी रही होगी। अब आप उसमें देख सकते हैं कोई भी विमेन के लिए कोई इशू आया होगा तो उसमें एनजीओज़ ने कैसे वो किया। अब जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि टेरर फंडिंग में उन्होंने कुछ नेगेटिव किया हो। फिर आप एक ब्रीफ कंक्लूजन देंगे जिसको आप हमेशा कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो ऑप्टिमिस्टिक नोट पे हो, वो एक पॉजिटिव नोट पे हो। कभी भी नेगेटिव चीज़ों से अपने आंसर को एंड नहीं करना है कि एनजीओज़ ने तो बहुत बुरा ही किया है, गवर्नमेंट को ऑल ऑफ द सडन उनको बैन कर देना चाहिए, ऐसा नहीं। ये कर सकते हैं कि एनजीओज़ ने बहुत कुछ अच्छा किया है बट अभी भी चांसेस हैं उनमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के। तो एक बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक नोट पे आपको अपना आंसर को कंक्लूड कर देना है। जैसी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, सिटीजन चार्टर इन इंडिया कुड नॉट बिकम इफेक्टिव, देयर इज अ नीड टू मेक इट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, इवेल्युएट। सिटीजन चार्टर डायरेक्ट आपके सिलेबस का टॉपिक है। अब ये थोड़ा सा एक बहुत ब्रीफ डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी है, स्टेटमेंट भी नहीं है तो कुछ आपको इंटरप्रेट नहीं करना है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, सिटीजन चार्टर इन इंडिया कुड नॉट बिकम इफेक्टिव, देयर इज अ नीड टू मेक इट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। तब आप पहले ये जस्टिफाई कर देंगे सिटीजन चार्टर कैसे इफेक्टिव नहीं हो पाया। इंट्रोडक्शन में तो आप ये बता देंगे कि सिटीजन चार्टर होता क्या है, कब आया इंडिया में, फिर आप इस लाइन को जस्टिफाई करेंगे। देखिए, अगर कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी आता है तो वो स्टेटमेंट बस ऐसे ही नहीं दी जाती, स्टेटमेंट दी गई है तो आपको उसको जस्टिफाई करना है। अगर इसी क्वेश्चन में इवेल्युएट की जगह एक बड़ा क्वेश्चन भी डाल देता, हाउ डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, क्या आगे भी एक स्टेटमेंट लिख देता, तब भी जो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट है वो नलीफाई नहीं हो जाती। अगर क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट दी गई है तो उसकी अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, तो आपको उस इंपॉर्टेंस को अपने आंसर में जस्टिफाई करना ही है। तो आप इसका इंट्रोडक्शन के बाद पहले इसको जस्टिफाई करेंगे कि सिटीजन चार्टर कुड नॉट बिकम इफेक्टिव, कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे। फिर देयर इज अ नीड टू मेक इट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। अब आप फिर ये बताएंगे कि उसको कैसे किया जा सकता है। फिर आप ब्रीफ में ये भी बताएंगे कि इवेल्युएट करवा रहा है आपसे। फिर आप ये भी बताएंगे कि सिटीजन चार्टर ने कैसे इफेक्टिव रहा भी है, कि जो भी उसके पॉजिटिव्स रहे हैं उनको भी इस आंसर में डिस्कस करेंगे। अब ऐसे ही 3rd क्वेश्चन पर जाएं, हाउ द इश्यूज रिलेटेड टू हंगर एंड पॉवर्टी इन इंडिया आर इम्पिंजिंग अपॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बहुत आसान सवाल है। देखेंगे आप, गवर्नेंस से 3 सवाल पूछे गए। फिर प्रियम्बल से, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इलुसिडेट। तो इसमें पूछ रहा है कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो अफर्म करता है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखेंगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो एक बार कीवर्ड्स को मार्क कर लें। जैसे इसमें एक तो प्रियम्बल की बात कर रहा है, फिर कर रहा है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की, फिर इसमें इलुसिडेट करवा रहा है आपसे। तो आप प्रियम्बल के बारे में बताएंगे, प्रियम्बल होता क्या है, फिर बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
क्या क्या हैं, थोड़ा ब्रीफ में, ये पूछा नहीं है, जो मेन पार्ट नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ें रहती हैं जो हमारी पेरिफरी पे रहती हैं। तो पेरिफरी वाली चीज़ों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 0.25 या 0.5 मार्क्स एग्जामिनर वहीं से देना चाहता है जब वो देखता है कि आपने जो पेरिफरल टॉपिक्स थे जो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे गए थे, कि आपने उनको एड्रेस किया है। तो आप बेसिक फीचर्स बताएंगे उसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर आप बताएंगे कि प्रीएम्बल कैसे अफर्म करता है, कैसे उसने जस्टिफाई किया है उन बेसिक फीचर्स को और ह्यूमन डिग्निटी को टाइम टू टाइम। डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन इंडिया, आपके सिलेबस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इलेक्शंस हमारे देश में पूरे साल चलते रहते हैं, तो हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है इम्पैक्ट एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें आप फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपसे एग्जामिन करवा रहा है। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब देखिए बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये बता देंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती क्या है, कैसे उनका ओरिजिन हुआ, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन में। उसके बाद रोल पूछ रहा है उनका, तो रोल में आपको दोनों चीज़ें बतानी है। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी मोस्टली किसी भी क्वेश्चन में एक ही एस्पेक्ट को एड्रेस मत करना कि बस पॉजिटिव्स लिख दिए, सारी अच्छाइयाँ लिख दी, या किसी आंसर में सारी बुराइयाँ लिख दी। कभी भी किसी चीज़ का वन साइडेड व्यू हमें नहीं देना है, ना किसी चीज़ में सारी पॉजिटिव्स होते हैं, ना किसी भी चीज़ में सारे नेगेटिव्स होते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। हो सकता है हमारा क्वेश्चन हमारे से केवल पॉजिटिव्स ही पूछ रहा हो, उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि चाहे 2 ही लाइन में, अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी है तो 2 ही लाइन में मैं उसका कोई एक नेगेटिव भी बताऊं, भले ही मैं उसको स्मार्टली, ये मेरे लिखने की कला से आएगा कि मैं अपनी राइटिंग स्किल से भले ही मैं उस चीज़ को स्मार्टली अपने कंक्लूजन में एड्रेस कर लूँ, लेकिन वन साइडेड आंसर मेरे को नहीं लिख के देना है। कमेंट ऑन द मेन थीम ऑफ द G20 समिट हेल्ड इन 2020। अब देखिए इस आंसर को आप तभी लिख पाते जब आपको मेन थीम के बारे में पता होता कि थीम थी क्या। अगर हमें वो नहीं पता होगा फिर हम कुछ भी G20 के बारे में लिखेंगे, G20 है क्या, किस क्या इसकी कंट्री है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कब कब हुआ, जो कि पूछा ही नहीं गया है। वो बेसिकली पूछ रहा है कि जो 2020 वाला समिट हुआ था उसकी मेन थीम पे कमेंट करो। अगर हमें मेन थीम पता होती तो उस पर हम कमेंट कर लेते। 9th क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ चाइनीज फैक्टर बिहाइंड स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। देखेंगे आप IR के जो मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं। देखो इस पेपर को डिस्कस करने का पर्पज़ ये नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया जाए। इसका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि एक ट्रेंड देखा जाए कि IR के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। हमने देखा कि काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड आ रहे हैं। पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चंस सिलेबस के डायरेक्ट 1 लाइनर्स बन के आ रहे हैं। यूपी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत कम पार्ट है यूपी का। अब जब 10th क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ यूपी। आप देखेंगे कोई ऐसा बहुत हार्डकोर यूपी का क्वेश्चन नहीं है। रेवेन्यू सिस्टम आप किसी भी स्टेट का देखेंगे मोर और लेस थोड़ा बहुत सेम ही मिलेगा। रेवेन्यू सिस्टम ऑफ यूपी का आपको मोटा मोटा आइडिया होगा, और अगर आप यूपी का मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं तो इतना आप यूपी के बारे में पढ़ के आए होंगे। मेजर चैलेंजेस आप देखेंगे कोई ऐसे बहुत चैलेंजेस नहीं होंगे जो स्पेसिफिक टू यूपी ही होंगे। अब जो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं, बिहार हो, MP हो, कहीं ना कहीं कुछ कुछ सिमिलर मिलेंगे। तो इस आंसर को लिखना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अगर आपको एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं भी पता है तब भी आप इतना आंसर लिख सकते हैं कि आपको 4.5 नहीं तो 3 मार्क्स आराम से मिल जाएं। डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अब आप देखते हैं आपके सिलेबस में एक पॉइंट है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, तो वहीं से क्वेश्चन बन गया है। डिस्क्राइबिंग द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ CVC। आप देखेंगे स्टैच्यूरी, नॉन स्टैच्यूरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का हमारे यहाँ पे सिलेबस में टॉपिक है, जिसमें 10 से 20 बॉडीज़ को हमें प्रिपेयर करना रहता है। अभी इसमें कितना सिंपल पूछ रहा है, कंपोजिशन एंड फंक्शन पूछ रहा है CVC के। इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे CVC है क्या, कब बना, उसके बाद इसे कंपोजिशन, पहले बॉडी में पहले पार्ट में कंपोजिशन बता देंगे, सेकंड में फंक्शन बता देंगे, फिर उसकी लिमिटेशंस को एनालाइज करवा रहा है ये, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है तो हम उसकी लिमिटेशंस को लिख देंगे। हमारा इंट्रो हो गया, फिर बॉडी के 3 पार्ट्स हो गए। डायरेक्ट जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंपोजिशन आ गया, यहाँ पे फंक्शन आ गया, यहाँ पे लिमिटेशंस आ गए, उसके बाद हमने ब्रीफली इसको कंक्लूड कर दिया। 15 नंबर में इससे ज़्यादा लिखने का ना आपके पास स्पेस होगा, ना टाइम होगा, ना ज़रूरत है लिखने की। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा एम्पावर्स रूरल पावर टू एलिवेट पॉवर्टी, कमेंट ऑन इट। अब देखेंगे पॉवर्टी पे एक तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल। फिर मनरेगा एक सिलेबस है अपने, एक पॉइंट है अपने सिलेबस में वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल्स, तो उसी में ये आ जाएगा मनरेगा वाला क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट इट्स सोल इज यूनिटरी। ये किसी ने कहा था, अब आप देखें किसने कहा था। अगर आपको पता है किसने कहा था तो वही आपका इंट्रोडक्शन बन सकता है। इलस्ट्रेट, तो आप बता देंगे इसमें कि फेडरल और यूनिटरी फीचर्स हमारे यहाँ क्या क्या हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसमें
थोड़ा सा जब 15 नंबर का सवाल है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी 1-2 लाइन में डिस्कस कर देंगे। डिस्कस द मेन मेथड्स बाय विच द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। अगला हो गया एनालाइज द प्रॉब्लम्स दैट हैव रिस्ट्रिक्टेड द सक्सेस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, हाउ फार एज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बी सक्सेसफुल इन काउंटरिंग दीज प्रॉब्लम्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कैग का रोल एग्जामिन करा रहा है। अब एग्जामिन करा रहा है तो आपको बताना है कि कैग कब बना, ये सब बताने के बाद कि उसके बाद उसका क्या क्या रोल रहा। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स रही वो भी बताएंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ आर्कटिक काउंसिल। इवेल्युएट द रीजंस ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन अफगानिस्तान। अब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसके बाद अफगानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में था, इस वजह से ये क्वेश्चन आ गया। अब्राहम अकॉर्ड्स, अब जिसमें बात कर रहा था कि एक टेक्निकल क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो इस क्वेश्चन को आप सिर्फ तभी लिख पाएंगे जब आपको पता हो कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। तो इस वजह से आप आईआर जो प्रिपेयर करें वो करंट अफेयर्स में उसका मेजर फोकस रखें, क्योंकि अगर आपने आईआर के लिए करंट वाले सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो मान के चलिए बहुत स्टैटिक क्वेश्चन आईआर से आने की संभावना काफ़ी कम है। यही चीज़ आप नीचे के पेपर्स में भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2020 का पूरा पेपर दिया, आप इसमें जरूर देखिए। पॉलिटी के क्वेश्चन रेड में मार्क्ड हैं, स्काई ब्लू से आपके गवर्नेंस वाला पार्ट, पर्पल में यूपी स्पेसिफिक और आपके ऑरेंज में आईआर वाला पार्ट। ऐसे ही आपका 2013 का पेपर रहेगा, ऐसे ही आपका 2018 का पेपर रहेगा। तो दोस्तों मेजर हमारा फोकस जो था इस पूरे डिस्कशन का ये था कि लास्ट 4 साल के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस किया जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किस टॉपिक से कितने पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा फोकस कहाँ पे है, हम अपना फोकस थोड़ा कम किधर रख सकते हैं। आने वाले 2022 का जो हमारा पेपर है, देखिए अगर 4 साल में ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है तो 2022 में ऐसा नहीं है कि एकदम से ट्रेंड कुछ अलग हो जाएगा और पॉलिटी के 15, गवर्नेंस का 1 और आईआर के 3, इस तरह से कुछ हो जाएगा। ट्रेंड ऑलमोस्ट वही रहेगा कि पॉलिटी आएगा अपना वही 8 से 10, गवर्नेंस आएगा वही अपना 5, आईआर वही अपना 5 और यूपी अपना 1 या 2। इतना अपना ट्रेंड हर साल का रहेगा। इस साल 1-2 ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, बाकी हमें इसी हिसाब से अपनी तैयारी को करना है। इन शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। अगर आप अपने नोट्स क्रिस्प बनाते हैं और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो मान के चलिए वहाँ जो आने वाले 20 सवाल हैं उनका काफ़ी हद तक होमवर्क आपने अपने रूम पे ही कर लिया है। बाकी आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले आप अपीयर हों अपनी यूपी पीसीएस मेन एग्जामिनेशन के लिए, हमने अपनी यूपी पीसीएस मेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है 17 जुलाई से, कल से। इसके टेस्ट आप आगे पीछे भी दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NEEV_Civils पे मिल जाएगी। ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे रखी गई है। 8 टेस्ट की सीरीज़ है, चारों जीएस के पेपर्स के 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 2 GS1 के, 2 GS2, 2 GS3, 2 GS4। इसके हमने कॉस्ट रखी है 2950, जिसमें हम इंश्योर करेंगे कि आपके 8 टेस्ट टाइम पे कंडक्ट हों, टाइम पे आपको इवेल्युएट होके मिलें, आपको फीडबैक मिले, आपको फैकल्टी से ऑडियो वीडियो हेल्प मिले, जितना आपको हम कंटेंट दे सकते हैं मेंस रिलेटेड, करंट अफेयर्स और स्टैटिक चारों पेपर्स का जो भी पॉसिबल होगा वो दें। आपका GS4 एथिक्स जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा इशू रहता है उसमें आपकी पूरी हेल्प करी जाए विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स। और मेजर फोकस जो हमारा रहेगा इस प्रोग्राम का पूरा रहेगा टेस्ट सीरीज़ पे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इवैल्यूएशन के थ्रू आपका इम्प्रूवमेंट किया जाए। क्योंकि देखिए राइटिंग इज़ द की, ये बात आप जितनी जल्दी मान लें, जितनी जल्दी समझ लें, उतना इम्पॉर्टेंट है। एट द एंड जो आप लिख के आ रहे हैं, जैसे आप लिख के आ रहे हैं, उस कम टाइम में जितना आपको लिखने के लिए याद आ पा रहा है, जो आप उस पेपर पे उतार पा रहे हैं, वही आपको मार्क्स फेच करेगा। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले और एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आपको कितने भी पॉइंट्स याद आए उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। फ़र्क ये रहेगा कि उस 7-8 मिनट्स में क्या आपके दिमाग में आ गया। आप देखेंगे कि 7-8 मिनट में दिमाग में जो आ गया और आपने पेज पे जो लिख दिया, जब पेज पूरा भर गया उसके बाद में अगर कुछ और दिमाग में 15 मिनट बाद आता है तो लिखने का आपके पास ना स्पेस रहेगा, तो उसको इनसिग्निफिकेंट है। तो ये 8 टेस्ट की मदद से ये इंश्योर किया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राइटिंग जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट को किस तरह से मिक्स करके चलना है वो आपको सिखाया जाए और आपका इम्प्रूवमेंट इंश्योर किया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोस में, जिसमें हम GS1, GS3 और GS4 के भी पास्ट ईयर पेपर्स को के जो पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल NEEV_Civils को विजिट करें,
जहाँ पे आपको बीपीएससी की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का भी शेड्यूल मिलेगा और यूपी पीसीएस की मेंस टेस्ट सीरीज़ का भी शेड्यूल मिलेगा।